हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का कंपनी लॉ के सेकंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट का थर्ड लॉन्ग आंसर है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, ये बीकॉम का कौन सा है? कंपनी लॉ के सेकंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली और सेकंड यूनिट के दो लॉन्ग आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा लॉन्ग आंसर है हमारा, अंशों के हस्तांतरण से क्या आशय है? अंशों के हस्तांतरण व हस्तांकन में अंतर बताइए। अंशों के हस्तांकन की कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। क्या बताना? हस्तांतरण और हस्तांकन में क्या बताना? अंतर बताना है। और हस्तांकन क्या होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं, उत्तर डालेंगे। हेडिंग देखते हैं। जब किसी का अंशधारी की मृत्यु हो, यानी जब किसी के पास अंश हो और उसकी अंशधारी की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, या पागलपन हो जाए, या दिवालिया होने के कारण अंशों का स्वामित्व कानूनी रूप से उस अंशधारी के वैधानिक उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है। यानी कोई अंशधारी है या अंशधारी क्या उसकी मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, तो उसके जो अंश होते हैं वो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे अंशों का हस्तांकन या परिशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश हस्तांकन या परिशेषण। हस्तांकन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अंशधारी था तो उसकी या तो वो मृत्यु हो गई हो, या वो पागल हो गया हो, या उसको दिवालिया हो गया हो, तो उसके जो अंश हैं वो उसके उत्तराधिकारी को क्या कर दिए जाए? दे दिए जाए, या उसका मालिकाना हक उसके उत्तराधिकारी पर हो जाए, तो उसे अंशों का हस्तांकन या परिशेषण कहते हैं। ठीक है, अंशों का हस्तांकन सदैव सदस्य के वैध प्रतिनिधि के पक्ष में होता है। यानी कि वैध प्रतिनिधि के पक्ष में होता है, या जो पहले से इसके बारे में उत्तराधिकारी बता दिया गया हो उसी के पक्ष में होता है। और यह कानून के प्रचलन के द्वारा होता है। ठीक है, स्वेच्छा से नहीं, यानी कानून के प्रचलन के द्वारा होता है, किसी की इच्छा के द्वारा नहीं होता है, यानी अपनी इच्छा के द्वारा नहीं होता है। अंशों के हस्तांकन का मुख्य परिभाषा निम्न है। यानी अंशों की जो हस्तांकन की मुख्य परिभाषा क्या है वो देखते हैं। अंशों के हस्तांकन से आशय है कानून के प्रचलन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंशों के संबद्ध अधिकारों का हस्तांतरण से है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंशों का संबंध अधिकारों के हस्तांतरण से है। ठीक है, और ये परिभाषा किसने दी है? जेके वकनाल ने दी है। किसने? जेके वकनाल ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा है, अंशों के हस्तांतरण से आशय कुछ घटनाओं द्वारा ऐसे अंशधारियों की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया हो जाने की दशा में संनियम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंशों का स्वामित्व के हस्तांतरण से है। मतलब यानी अगर कुछ घटनाएं हो जाएं जिसमें अंशधारी की मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, तो उसके नियम के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंश का स्वामित्व हस्तांतरण से है। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है? तो ली एंड वॉर की। किसकी? ली एंड वॉर की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कंपनी के अंशधारी की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया होने की दशा में जब अधिनियम के प्रचलन द्वारा उसके वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि अथवा सरकारी प्रापक को उसके अंशों का समस्त अधिकार हस्तांतरित हो जाते हैं, तो इस अंशों का हस्तांतरण या परिशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं अगली हेडिंग क्या डालेंगे? हम विशेषताएं डालेंगे। आगे देखते हैं। अंशों का हस्तांतरण निम्नलिखित है कि प्रमुख विशेषताएं। यानी हम अंशों का हस्तांतरण किस किस विशेषताओं के द्वारा कर सकते हैं वो विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, पहली विशेषता है कि अंशों का हस्तांतरण तभी होता है जब अंशधारी की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया हो जाए। यानी हम अंशों का हस्तांतरण जब ही कर सकते हैं या तो जो अंशधारी है उसको पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, दूसरी विशेषता है अंश का
हस्तांतरणकर्ता के बिना किसी आवेदक के अधिनियम के प्रचलन द्वारा ही हो जाता है, स्वाही हो जाता है, यानी इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर अंश का हस्तांतरण के कर्ता के बिना किसी आवेदन के अधिनियम के प्रचलन द्वारा स्वयं ही हो जाता है, यानी अपने आप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली तीसरा विशेषता है अंशों के स्वामित्व का हस्तांतरण संबंधित वैधानिक उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि या सरकारी प्रापक को होता है। यानी कि जो अंशों का जो हस्तांतरण होता है वो पहले से ही एक अंशधारी के द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में लिखा दिया जाता है और उसी के नाम पर उसका हस्तांतरण हो जाता है। अगला है चौथी, अंशों का हस्तांतरण हो जाने के पश्चात अंश के संबंधित समस्त अधिकार एवं दायित्व उस व्यक्ति के हो जाते हैं जिसके पक्ष में हस्तांतरण हुआ हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पागल हो गया है, पागल होने के बाद में उसके जो अंश हैं वो उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, तो जिस अंशों का पूरा अधिकार उस उत्तराधिकारी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अगला है अंशों के हस्तांतरण की कार्यविधि, यानी अंशों को हस्तांतरण कैसे करते हैं, उनकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, अंशों के हस्तांतरण के संबंध में इसे वैध उत्तराधिकारी के लिए दो विकल्प हैं। एक यह है कि वह अपने आप को कंपनी का अंशधारी के रूप में पंजीकृत करा ले, तथा दो वह अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे। ठीक है, यानी उत्तराधिकारी के लिए दो विकल्प हैं। कौन से? या तो वो वह अपनी कंपनी को क्या करे, अंशधारी के रूप में पंजीकृत करा ले, या जो उसके पास जो अंश हैं उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर दे, हस्तांतरित कर दे। यदि वह इस दोनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुनता तो कंपनी उसका मत जानने के लिए उसे एक सूचना भेजती है। यदि वह 90 दिन के अंदर उत्तर नहीं देता तो संचालक उन अंशों या ऋण प्रपत्रों को देय लाभांश, बोनस अथवा अन्य राशियों का भुगतान रोक सकते हैं। यानी कि अगर वो 90 दिन के अंदर अगर उसका उत्तर नहीं देता है तो उसके द्वारा ऋण अंशों को और ऋण प्रपत्रों पर लाभांश या बोनस जो होता है उसे कंपनी रोक देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक उक्त सूचना की उपेक्षा का पालन नहीं कर दिया जाता, जब तक उक्त सूचना की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर दिया जाता, यदि कानूनी उत्तराधिकारी स्वयं को कंपनी के अंशधारी के रूप में पंजीकृत कराने प्रलेखों की जांच पड़ताल कर यदि कंपनी संतुष्ट होती है तो रजिस्टर में मृतक अंशधारी अंश या ऋण प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संकलन किया जाएगा। कंपनी का विकल्प चुनता है तो उसके लिए उसे कंपनी को आवेदन पत्र देना होगा जिसके साथ वैध उत्तराधिकारी को उसके अपने नाम से एक नया अंश ऋण प्रपत्र प्रमाण पत्र निर्गत कर का नाम काटकर उसके स्थान पर वैध उत्तराधिकारी का नाम दर्ज कर दिया जाता है। तत्पश्चात देती है जो उसके लिए एक अंशधारी के सभी अधिकार का उद्घोतक होगा। यानी जो अंशधारी अंशधारी का जो उत्तराधिकारी होगा वो अंशधारी के सभी अधिकार का क्या होगा, घोतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वैध उत्तराधिकारी अंश ऋण पत्र को हस्तांतरित करने का विकल्प चुनता है तो अंश एवं ऋण पत्र के हस्तांतरण प्रमाण पत्र के साथ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। संयुक्त धारक की मृत्यु की दशा में जीवित संयुक्त अंशधारी या ऋण पत्रधारी को ही कंपनी द्वारा अंशों का स्वामी माना जाता है तथा मृत संयुक्त धारक का हित किसी वसीयत के अधीन वितरण के अथवा अंतरण के उद्देश्यों के लिए उसके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित नहीं होता। यानी कि अगर कोई अंशधारी है उसकी मृत्यु होने के बाद उसके अंश उस उत्तराधिकारी को ही जाएंगे, ना कि वसीयत के द्वारा सभी के लिए वितरित किए जाएंगे। ठीक है,
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी किसी अंशों ऋण प्रपत्रों का हस्तांतरण करने से मना कर देती है तो ट्रिब्यूनल को अपील करने का अधिकार कानूनी प्रतिनिधि के पास भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंशों के हस्तांतरण तथा हस्तांकन में अंतर। हस्तांतरण और हस्तांकन में क्या अंतर है वो देखते हैं। अंशों के हस्तांतरण एवं हस्तांकन या परिशेषण दोनों में ही अंशों का हस्तांतरण होता है, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर हैं जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं अंतर इनमें क्या क्या है। पहला अंतर है स्थिति का। पहला स्थिति का, अंशों का हस्तांतरण अंशधारी की इच्छा पर होता है, जबकि अंशों का हस्तांकन अधिनियम के क्रियान्वयन पर होता है। यानी जो हस्तांतरण होता है तो उसकी स्वेच्छा पर होता है, और अंशों का जो अगर बात करें अंशों का हस्तांकन जो होता है वो अधिनियम के क्रियान्वयन के द्वारा होता है। बात करें अधिकार की, तो अंश हस्तांतरण करना प्रत्येक अंशधारी का अधिकार है, जबकि अंशों का हस्तांकन विशेष परिस्थितियों में, जैसे अंशधारी की मृत्यु, पागल, दिवालिया या समापन होने पर ही होता है। ठीक है, अगला है हस्ताक्षर। अंशों का अंश हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण प्रलेख पर संबंधित पक्षकारकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जबकि अंश हस्तांकन में हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि या तो हस्तांकन में क्या होता है, या तो जो अंशधारी होता है उसकी मृत्यु हो गई होती है, या पागल हो गया होता है, या दिवालिया हो गया होता है, तो इसलिए उसकी कोई हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। बात करें चौथा, प्रतिफल। अंश हस्तांतरण में अंशधारी को पर्याप्त प्रतिफल होना प्राप्त होता, यानी जो अंशधारी अंश हस्तांतरण में अंश को पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होना आवश्यक है, जबकि अंश हस्तांकन बिना प्रतिफल के होता है, अर्थात प्रतिफल प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हस्तांतरण में प्रतिफल आवश्यक है, हस्तांकन में प्रतिफल आवश्यक नहीं है। मुद्रांक। अंश हस्तांतरण प्रलेख पर अधिनियम के अनुसार मुद्रांक लगाना आवश्यक है, जबकि अंशों का हस्तांतरण की दिशा में मुद्रांक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। छठा है अधिनियम। अंशों का हस्तांतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम व अनुबंध अधिनियम के प्रावधान के अधीन होता है, जबकि अंशों का हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार अधिनियम, दिवालिया अधिनियम का ज्ञान होना अभी आवश्यक होता है। सातवां है औपचारिकताएं। अंशों के हस्तांतरण में विभिन्न औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है तथा इसके लिए हस्तांतरण प्रलेख भरना आवश्यक है, जबकि अंशों का हस्तांकन केवल अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर होता है, इसमें हस्तांतरण प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती। आगे है ग्रहणाधिकार। क्या है? ग्रहणाधिकार। अंशों का हस्तांतरण स्वीकार कर लेने के पश्चात कंपनी का अंशों पर ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। अंशों का हस्तांतरण स्वीकार कर लेने के पश्चात अंशों का ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है, जबकि अंशों के हस्तांतरण की दिशा में कंपनी के ग्रहणाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगली हेडिंग है अनुबंध। अंशों का हस्तांतरणकर्ता तथा आंतरिकों के मध्य किसी अनुबंधों के अंतर्गत किया जाता है, जबकि अंशों का हस्तांतरण किसी अनुबंध के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, 10वां है प्रतिबंध। 10वां क्या है? प्रतिबंध। कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन अंशों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है तथा उन प्रतिबंधों के अंतर्गत अंशों के हस्तांतरण को अस्वीकार कर सकती है, जबकि अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती और ना ही उसे कोई अस्वीकार कर सकती है। यानी अगर अंशों का हस्तांतरण हो रहा है तो उस पर ना ही प्रतिबंध लगा सकती, ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। अगला है क्षेत्र। क्षेत्र है अंशों के हस्तांतरण का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि अंशों का हस्तांतरण का क्षेत्र सीमित होता है।
अगला है हमारा हस्तांतरी। क्या है? हस्तांतरी। अंशों का हस्तांतरण की दिशा में हस्तांतरी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जबकि अंशों का हस्तांतरण की दिशा में हस्तांतरित केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही होता है। यानी अगर हस्तांतरण कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर हस्तांतरण कर रहे हैं तो उत्तराधिकारी ही क्या कर सकता है? हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है। अगला है मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारी के अधिकार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया है तो उसके उत्तराधिकारी के क्या अधिकार हैं? तो देखो, एक मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को वही उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं जो मृतक व्यक्ति के थे। उसके द्वारा अंशों का किया गया हस्तांतरण वैध होगा, चाहे वह कानूनी उत्तराधिकारी उन अंशों का अधिकार ना हो। यानी चाहे वो उत्तराधिकारी उन अंशों का धारक ना हो, फिर भी क्या हो जाएगा? उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो ये हमारा था तीसरा लॉन्ग आंसर। मिलते हैं आपसे अगले चौथे लॉन्ग आंसर में।